व्यूअर्स। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। और अब शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइंस के साथ। मयूरभंज में भारी बारिश से जल जमाव, जनजीवन प्रभावित। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने मोरान में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निरीक्षण किया। विजय वटेटीवार बोले, हिंदी से विरोध नहीं, हिंदी थोपने का विरोध। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार के साथ। मयूरभंज में भारी बारिश से जल जमाव, जनजीवन अस्त व्यस्त। पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश के कारण मयूरभंज जिले के अधिकांश ब्लॉक और पंचायतों में भारी जल जमाव की स्थिति बन गई है। सड़कों, बाजारों और निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बारिश के कारण जिले की जल निकासी प्रणाली बुरी तरह प्रभावित हुई है, जिससे कई जगहों पर पानी निकलने का रास्ता नहीं बचा है। लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं और आवश्यक सेवा तक पहुंचना मुश्किल हो गया है। তোমার মা কই হবে ଆମର ବୁଢା ବୟସ 2 ଜଣ, ବୁଢା ବୁଢୀ 2 ଜଣ। ସେ ବୁଢା ବର୍ଷ ଯାଇପାରୁଛ ନା। आज ना पूरा खराब पड़ा ना लुगा उठा चलो तो फल पानी करो। और अब देखते हैं अगली खबर। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने डिब्रूगढ़ के मोरान में आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निरीक्षण किया। असम के मुख्यमंत्री श्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने आज डिब्रूगढ़ जिले के मोरान क्षेत्र में तैयार की गई आपातकालीन लैंडिंग सुविधा का निरीक्षण किया। इस सुविधा का निर्माण आपात स्थिति में वायुसेना और नागरिक विमानों की सुरक्षित लैंडिंग के उद्देश्य से किया गया है। मुख्यमंत्री ने मौके पर अधिकारियों के साथ चर्चा की और परियोजना की प्रगति तथा तकनीकी मानकों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि ये पहल न केवल राज्य की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेगी, बल्कि आपदा प्रबंधन और राजनीतिक जरूरतों के लिहाज से भी महत्वपूर्ण साबित होगी।
আপুনি দিলে যেতিয়া বন্দে আসাম উৎকল জননী উৰিষ্যাত কয় বন্দে উৎকল জননী ইয়াত আপুনি আমলটো লগাই দিলে বঢ়িয়া ইয়াত কি হ'ব এতিয়া 50 লাখ হ'ব কৰিব পৰা বুজিব পেলাই দাঙিব পাৰিছে মানে মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে গোটেইটো ৰাখো বুলি ডাঙৰ ये जब रास्ता खुल जाएगा आप लोग स्टिल यू विल हैव रूटीन विजिट ऑफ दिस प्लेस जैसे हम लोग हर महीने भी करते हैं एवरी मंथ भी आप क्या पंकज का जगह में आए? नहीं सर, मैं यहाँ पे विवेक जोशी था सर, उसके जगह में आया पंकज आपका देखा गया था और बहुत ही उत्सुकता थी लोकल पॉपुलेशन में उसको देखने की। सिमिलरली हमने बाड़मेर में 2021 में भी किया था। और अब अगली खबर, हमें हिंदी से कोई विरोध नहीं, हम हिंदी थोपने का विरोध करते हैं, विजय वट्टेरीवार का बयान। महाराष्ट्र विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता विजय वट्टेरीवार ने राज्य सरकार द्वारा स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाए जाने के फैसले का विरोध करते हुए बयान दिया है कि हम हिंदी के खिलाफ नहीं हैं, हम हिंदी के थोपने के खिलाफ हैं। छात्रों को स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वे अपनी पसंद की भाषा पढ़ सके। उन्होंने ये भी कहा कि वो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा इस मुद्दे पर निकाले जा रहे विरोध मार्च में शामिल होने के लिए सकारात्मक है। क्या कहेंगे, कल से सेशन चालू होने वाला है, कौन से मुद्दे पे आगे जाएंगे? बहुत से महाराष्ट्र में फिलहाल के लिए मुद्दे हैं, फिर मराठी भाषा का होगा। नहीं, देखो स्टेट के अंदर में कानून व्यवस्था बची नहीं, करप्शन चरम सीमा पर है, किसान की हालत बदतर है, किसान सोसाइटी का ये महाराष्ट्र हब बन चुका है और इसी के साथ में रोज बलात्कार खून होते जा रहा है और ये सब मुद्दे उसमें आएंगे। और कानून में जो कानून बनाने का था, दिशा कानून बनाने का था, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हो रहा है। छोटे छोटे बच्चियां के ऊपर बलात्कार हो रहा है और आप देखोगे तो कहीं ना कहीं रोज खून होते जा रहा है और खून करने वाले खुलेआम घूमते जा रहे हैं। उनको रूलिंग पार्टी के कुछ लोगों का प्रोटेक्शन हमेशा मिल रहा है और इसी के साथ में ये मुंबई पूरी तरह या मुंबई के आसपास में जो देखा है कि जो काम हो रहे हैं उसमें बड़े पैमाने में करप्शन भी हो रहा है। ये सुप्रीम कोर्ट ने जो मेगा इंजीनियर के बारे में जो ये किया था, इससे सीधा लगता है कि एक काम में अगर 3000 करोड़ रुपए का फायदा कोई उठाने की कोशिश करता है तो करप्शन किस लेवल पे गया है इसका अंदाजा आएगा। यहाँ किसान की कर्ज माफी की बात की थी, वो नहीं हुआ है। क्यों नहीं हो रहा है? आपने तो प्रॉमिस किया था ट्राइबल के और सामाजिक न्याय विभाग के निधि को लाडली बहन की तरफ लेके गए। अब ये सरकार की तिजोरी खाली है तो तुमको सब डिपार्टमेंट से पैसे निकालना चाहिए था। केवल हमारे SC ST के ही फंड्स यहाँ पे यूटिलाइज करने की जरूरत क्या है? इसका मतलब आपको ये पता है कि आप केवल यहाँ के SC और ST को ही टारगेट करके उनके योजनाओं को बंद कराने का काम आप करने जा रहे हैं। तो इससे बहुत सारे मुद्दे हैं। इस मुद्दों पर हम सरकार को निश्चित रूप से जवाब पूछेंगे और अभी जो प्रेस हुई थी उसमें बहुत सारे मुद्दे भी हमने रखे थे। सर, हिंदी भाषा को लेकर जिस तरीके से एक रुख अपनाया जा रहा है, उसी तरह 5 तारीख को एक मोर्चा निकाला जाना है, क्या कांग्रेस उसमें शामिल होने वाली है? वो 5 तारीख के मोर्चे नहीं, हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने इस बारे में भूमिका स्पष्ट की है और देखिए हम हिंदी का विरोध नहीं करते, हम लोग हिंदी शक्ति का विरोध करते हैं। हिंदी शक्ति नहीं होनी चाहिए। मातृभाषा हमारी मराठी है, उसके ऊपर कोई भाषा वो
ऐच्छिक होनी चाहिए, तो उनको ऊपर छोड़ना चाहिए कि आप किस भाषा में पढ़ना चाहते हैं और सेकंड लैंग्वेज हो या थर्ड लैंग्वेज हो। तो हमारा मुद्दा वही है, इसीलिए हम लोग प्रदेश अध्यक्ष के साथ में चर्चा किए हैं और मोर्चा में जाने के लिए हम लोग पॉजिटिव है। ऑपोजिशन लीडर के लिए की मांग भी की जाएगी क्या? नहीं, हम लोग मांग करके पहले ही रखे हैं, अभी तय करना है, गवर्नमेंट को तय करना है और हमारे स्पीकर को अभी फाइनल करना है। वो चंडू अभी वो बॉल अभी हमारे स्पीकर के हाथ में। अब बढ़ते अगली खबर की ओर। कोलकाता सामूहिक दुष्कर्म मामले पर पीड़िता के चाचा का बयान, प्रशासन पर हमें पूरा भरोसा है, दोषियों को फांसी दी जाए। कोलकाता में कथित सामूहिक दुष्कर्म की शिकार पीड़िता के चाचा ने मामले को लेकर प्रशासन पर भरोसा जताते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमें प्रशासन पर पूरा भरोसा है, कोलकाता पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, पीड़िता की हालत ठीक नहीं है, वो सदमे में है। हम मांग करते हैं कि इस घटना में शामिल सभी दोषियों को फांसी की सजा दी जाए। घटना के बाद से पूरे राज्य में आक्रोश है और पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पीड़िता का इलाज चल रहा है और उसके परिवार को सरकार से सहयोग की उम्मीद है। पकड़ा गया है, उसको जेल में भी डाल दिया गया है, क्या लगता है आपको? आप लोग को प्रशासन के ऊपर भरोसा है, कोलकाता पुलिस के ऊपर हम लोग को बहुत भरोसा है। जिस तरीके से काम किया है कोलकाता पुलिस ने, आपको लगता है कि देर नहीं हुई, बाकी सब ठीक है? सब ठीक है, कोलकाता पुलिस जो काम करता है वो सही काम करता है। गवर्नमेंट की तरफ से कोई बात नहीं, किसी के साथ कोई बात नहीं हुआ। उनके माँ बाबा की क्या कंडीशन है? अभी देखिए हम लोग को कंडीशन ठीक नहीं है ना। कहाँ है माँ बाबा, ये सब अगर पूछे तो? वो अभी है कोलकाता में। वो पढ़ाई करती थी, डॉक्टर स्टूडेंट थी, कैसी थी पढ़ने में? अच्छा स्टूडेंट है। व्यवहार का अगर बात करें तो किस तरह से घुलना मिलना था और ये इस तरह का हुआ उसके साथ में, कुछ अगर बताएं आप तो। अगर जो हुआ वो तो हम लोग वही दिन सुना ना, उसका बात तो पहले कभी नहीं सुना ना, जिस दिन हुआ उस दिन ही सुना। ऐसा है कि मनोजीत के साथ में पहले से दोस्ती? नहीं, वो सबको सारी दोस्ती थे। मेरा भाई बहुत अच्छे आदमी थे, वो सबका साथ उसका दोस्ती था। और टीएमसीपी छात्र में भी वो क्या एक्टिव थी? नहीं, एक्टिव नहीं। करना है, सब कुछ चलता है इसीलिए चलता है, एक्टिव नहीं है। अभी इस घटना के बाद अगर आप बात करें तो अभी उनकी मनोस्थिति क्या है, कुछ उन्होंने बताया या बोला कुछ? देखिए अभी उसका परिस्थिति ठीक नहीं है, ट्रॉमा में है अभी, इसीलिए कुछ नहीं बोल सकते हो। अब उनकी मम्मी पापा का करें तो अब जो काफी कुछ बदल गया है उनके लिए भी, उनकी बेटी के लिए भी, अभी तो वही चल रहा है। आपका नाम बता सकते हैं? राजीव राय चौधरी। मामा देना था, एक्स स्टूडेंट थे, फिर भी कॉलेज में जाते थे। देखिए इसके लिए हमको बोलना कुछ नहीं है, अभी तो चलता है ये सब। क्या उचित है इस तरह से? नहीं, कुछ नहीं तो उचित तो नहीं है, वो तो हम लोग भी जानते हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि देखिए हमको जो लगता है, हम लोग को प्रशासन के ऊपर भरोसा है, हम लोग जानता है जो उससे कुछ न कुछ होगा, हम लोग भी चाहता है वो अच्छा साथी होगा। अभी एक चीज ये पूछेंगे हमको कि कॉलेज में आते जाते थे और उनके ऊपर आरोप भी है कि उन्होंने वो जो है लड़कियों को धमकाते थे उनके साथ रहने के लिए। वो तो अभी हम लोग भी सुनता था ऐसा, पहले तो कभी नहीं सुना ना। तो आपकी भांजी को क्या पहले भी अप्रोच किया था? नहीं, हम लोग इसी दिन सुना। मांग किया है आपका? हाँ, अभी आपकी क्या डिमांड है सर? हम लोग को डिमांड है सरकार से, कुछ डिमांड नहीं है, हम लोग को अच्छी साथी चाहिए, कड़ा साथी चाहिए, कड़े साथी। आरजी कर में जिस तरह से क्या एक्यूज को अभी आज हम लोग फांसी जाता है, उसको फांसी जाता है हम लोग। और अगर मान लीजिए कि उम्र कैद हो गई तो जो होगा प्रशासन पर भरोसा है, जो होगा वही होगा। लेकिन आपकी डिमांड फांसी है। हाँ। और अब अगली खबर। हिमाचल प्रदेश दौरे पर किरेन रिजिजू का बयान, पहाड़ी क्षेत्रों पर पीएम मोदी का विशेष ध्यान रहा, सीमावर्ती क्षेत्रों में फर्क साफ नजर आता है। हिमाचल प्रदेश में अपने 4 दिवसीय हिमाचल प्रदेश दौरे पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने आदिवासी और अल्पसंख्यक समुदायों विशेषकर युवाओं के लिए कई योजनाएं शुरू की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हमेशा से पहाड़ी क्षेत्रों पर विशेष ध्यान रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किलोंग में सीवरेज योजना की शुरुआत की थी, जिसमें स्थानीय सांसद कंगना रनौत और वे स्वयं भी शामिल थे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात का अवसर मिला। के दौरे में हिमाचल प्रदेश के सबसे जो दुर्गम इलाके हैं
किन्नौर के पूरा जिले, फिर लाहौल स्पीति केलोंग जो है वहां करके फिर अभी हम लोग यहाँ कुल्लू में पहुंचे हैं। और जो सबसे तकलीफ वाला जिले हिमाचल के वो है किन्नौर और लाहौल स्पीति, और दूसरी तरफ चंबा। तो चंबा में अगले विजिट में जाऊंगा। इस बार जो कई स्कीम्स हमने दूर दराज में जो विशेष करके ट्राइबल्स और जो माइनॉरिटीज है, बहुत लोग हैं, उनके लिए स्कीम लाए हैं। और विशेष करके युवाओं के लिए काफी स्कीम्स हमने दिए हैं। इस बार शिलान्यास रखा है। अगले बार हम चंबा से होते फिर ऊना, सोलान और सिरमौर, काफी इलाकों के लिए भी हमने स्कीम लाए हैं। फिर हिमाचल प्रदेश बहुत ही खूबसूरत प्रदेश है, अच्छे लोग हैं। भारत सरकार की ओर से मोदी जी का एक फोकस रहा है पहाड़ी राज्यों के लिए, इसलिए मेरे पास जो भी विभाग आते हैं तो हम तो हमेशा पहाड़ी राज्यों को देखता हूँ। मैं तो खुद पहाड़ी हूँ, तो पहाड़ी होने के नाते पहाड़ के लोगों से मेरा जुड़ाव वो एक दिल से आते हैं, नेचुरल है। तो अच्छा लगा, 4 दिन तक यहाँ मैं दौरा किया और अच्छा लगा। और अंत में हमारे भूतपूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी भी आज केलोंग में हमारा वहाँ सीवरेज का एक स्कीम लॉन्च किया, उसके लिए साथ में रहे हैं। और लोकल एमपी कंगना रनौत जी और एक स्थानीय विधायक सब साथ में रहे। अच्छा दौरा रहा। और हिमाचल प्रदेश का जो वादियों में लोगों से मिलना जुलना, ये एक अच्छा वातावरण है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे भी हैं, बहुत गर्मजोशी से स्वागत भी करते हैं। फिर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से भी मिलने का मौका मिला, हमारे यहाँ भिक्षुओं से मिला, सबसे मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा लगा। ये देखिए, बॉर्डर एरिया का रास्ते को आप जब खुद जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि कितना बदलाव लाया है। अभी सिर्फ काजा से केलोंग, मतलब काजा से ग्रामफू तक का जो पुराने रोहतांग पास से उतरते समय जहाँ वहाँ पे ट्राई जंक्शन है, वो रास्ता जो बनाना है वो अभी बन रहा है। वो बनने के बाद हिमाचल इतना 100% कनेक्ट हो जाएंगे नेशनल हाईवे से। और गांव का तो अलग अलग स्कीम चलते ही हैं। और मैं मानता हूं कि हिमाचल प्रदेश जो यहाँ का स्टेट में जो थोड़ा सा फाइनेंशियल डिफिकल्टीज है, भारत सरकार जो मदद कर रहा है उससे बहुत लाभ मिलेगा यहाँ के लोगों के लिए। और अब अगली खबर। पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर बोले हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु। दिल्ली को मेट्रो की सौगात दी, ग्रामीणों में अपनापन जगाया। पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर हरियाणा के पूर्व मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि साहिब सिंह वर्मा ने दिल्ली को मेट्रो जैसी ऐतिहासिक सौगात दी। उन्होंने गांव में ऐसा भाव पैदा किया कि लोग ये महसूस करने लगे कि दिल्ली सरकार वास्तव में उनकी अपनी सरकार है। कैप्टन अभिमन्यु ने कहा कि साहिब सिंह वर्मा सिर्फ एक नेता नहीं बल्कि एक दूरदर्शी विचारक थे। उन्होंने न केवल शहरी विकास को गति दी बल्कि ग्रामीण आबादी को भी ये विश्वास दिलाया कि वे सरकार का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने दिल्ली ग्रामीण के एक गांव से चल करके दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में जिस प्रकार से दिल्ली के स्वरूप को बदलने का कार्य किया, दिल्ली को मेट्रो की सौगात दी और दिल्ली के गांव देहात को ये एहसास कराया कि दिल्ली की सरकार उनकी अपनी सरकार है। गांव देहात के पगड़ी पहनने वाले, धोती कुर्ता पहनने वाले किसान मजदूर वह दिल्ली सचिवालय के कमरों में निडर होकर के स्वाभिमान के साथ में जा सके, इसकी शुरुआत स्वर्गीय डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी ने अपने कार्यकाल में की। शिक्षा मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक का सफर अपने आप में एक मील का पत्थर तो था ही, और जो उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किए कि सहज सरल सामान्य व्यक्ति के तरह से अपने जीवन को जीते हुए वह भारतीय जनता पार्टी के ऊंचे से ऊंचे पदों पर देश भर में उन्होंने काम किया। वही भारत के जो श्रम मंत्रालय के विभाग की जिम्मेदारी उनको मिली, तो उन्होंने रेहड़ी पटड़ी और कामगार और जो सामान्य जन थे और उसी कैबिनेट के अंदर जो दिल्ली की अनऑथराइज्ड कॉलोनियों का जो उन्होंने रेगुलराइजेशन का काम शुरू किया, ये बहुत बड़ा नीति परिवर्तन कराया था। पूरे
भारतवर्ष के ग्रामीण क्षेत्र के लोग उनको देख करके अपने आप को उनके साथ जोड़ते थे और अनेक कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद दे करके उन्होंने राजनीतिक क्षेत्र में काम करने के लिए प्रेरणा दी। और आज वो सभी कार्यकर्ता उनके आशीर्वाद से वह देश और समाज की सेवा करने में लगे हैं, बड़ी बड़ी जिम्मेदारियों पर हैं। स्वर्गीय डॉक्टर साहेब सिंह वर्मा जी का आशीर्वाद सबके ऊपर बना हुआ है और वह लगातार उनका जीवन ये प्रेरणा देते हैं कि समाज से जुड़ करके सरलता, सहजता, सामान्य रूप में रह करके और देश और समाज का काम करते रहे और गरीब की पीड़ा के साथ वो हमेशा जुड़े रहे, कमजोर के साथ वो हमेशा खड़े रहे, किसान मजदूर के साथ हमेशा उनका लगाव बना रहा। हम उनसे यही प्रेरणा पाते हैं। और अब देखते हैं अगली खबर। मराठा आरक्षण पर मनोज जरांगे पाटिल का बयान, आरक्षण मराठा समाज के लिए आवश्यक, हम मुंबई जा रहे हैं। मराठा आरक्षण को लेकर एक बार फिर आंदोलन की चेतावनी देते हुए मराठा आंदोलनकारी मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि आरक्षण का मुद्दा नया नहीं है, बल्कि ये वर्षों पुराना है और इसके लिए हमने 2 साल तक मजबूत संघर्ष किया है। उन्होंने कहा कि हमने पूरी ताकत से ये लड़ाई लड़ी है, समाज को भी इसका उतना श्रेय नहीं जाता जितना मिल रहा है। आज मराठा समाज ने अपनी एकता को साबित कर दिया है। मराठा मराठा है। जरांगे पाटिल ने आगे कहा कि मराठा समाज के लिए आरक्षण जरूरी है और इसी मांग को लेकर हम मुंबई जा रहे हैं। राजकीय लोक पक्षात वंजाय असू द्या, स्वतः निवडून येण्यासाठी मरमर करतात रात्रंदिवस आणि त्यांच्यासाठी पण तुम्ही, पण हे गोष्ट तुम्ही यातून लक्षात ठेवा, तुमच्या लेकरासाठी कोणी मरमर करत नाही, तुमच्या जातीसाठी कोणी मरमर करत नाही। त्यासाठी तुम्हाला मरमर करायची, तुमच्या लेकरासाठी आणि तुमच्या जातीसाठी हे शब्द लक्षात ठेवा। सगळ्यांनी झटून राहायचं, एकाला परमा गाठायचा आहे। कोणत्याही पक्षाचा मराठा असू द्या, कोणत्याही पक्षाचा मराठा असू द्या, तरी स्वतःच्या लेकरावर गुलाल टाकण्यासाठी आता सज्ज व्हायचं। 75 वर्ष झालेत मराठा समाज वाट बघतोय आरक्षणाची। आलं का आता अंतिम टप्प्यात, थोडं राहिले, त्याला पण कळलं थोडं राहिलं म्हणून, त्याला पण कळलं थोडं राहिलं। फक्त 8-9% मराठा राहिला आरक्षणात जायचं। शाळेला ह्या बारीना दंगा भरायला मागचे मित्र, आपण मायबाप समाज आपला वाट बघतो, आरक्षण कधी मिळेल देण्याची जबाबदारी तुमची माझी। 2 मुद्दे सांगितले, रणभूमीत उतरायचं पहिलं सांगितलं, एकजुटीनं राहून आपल्या जातीच्या अंगावर गुलाल फेकायचा दुसरं सांगितलं, आणि तिसरं सांगतो, आपण बाहेर पाडल्याशिवाय आपल्या लेकराला न्याय मिळणार नाही। अजिबात सोशल मीडियावरती व्हॉट्सअप फेसबुकला बघायचं नाही। तुम्ही आता जिथं उभा असता तिथूनच आता शब्द ऐका आणि जागावर उभा राहा, जागावर बसा, कारण इकडून आता यांना फोन यायलेत, यांना फोन यायला लागले तर ते माझ्या कानात सांगतील, रस्त्यावरती सगळे लोक उभा आहेत। म्हणून माझी विनंती आता आहे, तिथून ऐका। आणि सगळ्यात महत्वाचं सांगतो, हे काय झालं, आपल्या ढोजी होती तिकडं आपल्या ते आपली आंतरराष्ट्रीय लेवलची मराठी देशातली सगळ्यात मोठी सभा झाली तिकडं, पण काही वेळेस गावकऱ्यांचं ऐकायला लागतं। हे तुम्हाला माहित नाही म्हणून सांगतो। तुम्ही म्हणता आता इथं बेताडावर पत्र्यावर सगळ्या दुनियात गावात लोक बसणार, मग इथं का ठेवली तर त्याचं उत्तर सांगतो आणि तुमची दिलगिरी सुद्धा व्यक्त करतो। इथं ठेवण्याचं कारण ही शेवटची बैठक, मग गावकऱ्यांचं म्हणून होतं आमच्या गावात ठेवा। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर।
आदाबा मंडप पर श्री जगन्नाथ मंदिर के सेवायत कृष्णचंद्र खूंटिया का बयान। भगवान की भव्य साज सज्जा के दौरान दर्शन बंद रहते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर के सेवायत कृष्णचंद्र खूंटिया ने आदाबा मंडप पर होने वाले विशेष अनुष्ठानों की जानकारी देते हुए कहा कि जब भगवानों को आदाबा मंडप पर विराजित किया जाता है तब विभिन्न अनुष्ठान जैसे बाल्य लीला और श्रृंगार संपन्न होते हैं। जैसे हम स्वयं को सजाते संवारते हैं वैसे ही भगवान की भी विधिवत तैयारी और भव्य श्रृंगार किया जाता है। उन्होंने आगे बताया कि इन पवित्र अनुष्ठानों के दौरान मंदिर में दर्शन कुछ समय के लिए बंद रहते हैं क्योंकि ये क्रियाएं अत्यंत अनुशासन और परंपराओं के अनुरूप की जाती है। आज महाप्रभु का जो आड़प मंडप है जगन्नाथ मंदिर में आप 365 दर्शन करने से जो फल है, ये आड़प मंडप में आप एक बार दर्शन करने से वही फल है। और आश्रम तक आज भगवान ने अपने सिंहासन में विराजमान हो गए। काल जो है भगवान की श्रृंगार होगा, जैसे कि हम लोग बाल काटते हैं और उसको भी भगवान को श्रृंगार किया जाएगी, मुख्य श्रृंगार होगी। उसके बाद में भगवान की जो है शाम को सबकी दर्शन खुलेगी, सब लोग दर्शन करेंगे। लेकिन श्रृंगार का समय पे 3-4 घंटा जो है दर्शन बंद रहेगी। भक्तों का हमारा अनुरोध है, आप अपना घर में जहाँ पे हो, आप अपना घर में बैठ के स्मरण कीजिए, भगवान को स्मरण कीजिए और ध्यान कीजिए। आप अपना घर में एक दिया जलाइए कि आप हमको शांति दीजिए, हमारी भारतवर्ष को शांति दीजिए और हमारी परिवार को भी शांति दिए, जगत कल्याण करो। यही भगवान को प्रार्थना करो, प्रभु का हमको शरीर सुस्त रखो। काल जो है भगवान की जो है मुख्य श्रृंगार होगी, उसी समय 3-4 घंटे जो है बंद रहेगी। बनक लागी को मुख्य श्रृंगार बोलते हैं हम लोग, बनक लागी को। लेकिन बनक जैसे हम लोग बाल काटते हैं श्रृंगार होते हैं, भगवान की भी वही श्रृंगार होगा। आज आपने देखा तो काल देखने से आप आंखों जो है पवित्र हो जाएंगे। आप भक्तों का हमारा अनुरोध है कि आप जो है हमेशा जगन्नाथ जी मंदिर के को दर्शन कीजिए। उसके साथ में आड़प मंडप में ये 9 दिन जो दर्शन करेंगे ये बहुत फल प्राप्ति होती है। साधु संत के लिए, सबके लिए संसार मंगल हो, जगत कल्याण हो, यही आपको प्रार्थना है। आप स्मरण कीजिए। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। अब बढ़ते अगली खबर की तरफ। बीड़ के उमा किरण एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स की घटना दुर्भाग्यपूर्ण व निंदनीय। धनंजय मुंडे एसआईटी जांच की मांग। बीड़ जिले के उमा किरण एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स में हुई घटना को लेकर राज्य के पूर्व मंत्री धनंजय मुंडे ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि यह घटना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। आरोपी विजय पवार का राजनीतिक प्रभाव रहा है और वो बीड़ के कुछ जनप्रतिनिधियों के समर्थन और आशीर्वाद से इस स्थिति तक पहुंचा है। कोचिंग क्लासेस मध्ये अनेक आमच्या भगिनींचे लैंगिक शोषण केलं जातं। याच्यासाठी मी उद्या अधिवेशनाचा पहिला दिवस आहे, आमच्या भगिनीच्या त्या वडिलांनी सुद्धा ठरवलंय की मागणी करणार आहेत पोलीस अधीक्षकांकडे। आणि इथं मात्र 5000 मुलं या कोचिंग क्लासेसमध्ये आहेत आणि या 5000 मुलांमध्ये किती जणांचं लैंगिक शोषण झालंय, किती जण आपल्या इब्रतीला घाबरून आहेत, किती जण सोडून गेलेत। आणि याला कारण मात्र 2च व्यक्ती आणि तिसरा व्यक्ती जो याला राजकीय आश्रय देतो। म्हणून या सर्व प्रकरणाची एसआयटी करणं गरजेचं आहे। जे खरं आहे ते बाहेर येणं गरजेचं आहे। आणि जेवढ्या काही भगिनीवरती या नराधमानं लैंगिक अत्याचार केलाय त्याला सुद्धा पॉस्कोमध्ये फाशीची शिक्षा आहे, ती दिली गेली पाहिजे। म्हणजे या नराधमाचा असा काय प्रकार आहे की अनेक नेत्यांसोबतचे फोटो दाखवायचे आणि तो किती जवळचा आहे या पद्धतीने विषय करायचा आणि त्यातून आपली आर्थिक बाजू सबळ करून
का हो, आपल्यापैकी अनेक जणांना कदाचित माहित असेल की या कोचिंग क्लास चालवणाऱ्या पवार प्लॉटिंगचा धंद्यात कसा आला. आता जे स्कूलचं बांधकाम त्याचं चालू आहे ते रेड झोन मध्ये कसं चालू आहे. रेड झोन मध्ये एखाद्या सामान्य कोचिंग क्लासेस घेणाऱ्या प्राध्यापकाला रेड झोन मध्ये बांधायची परवानगी मिळती कशी. याच्या मागे नक्कीच तुम्हाला राजकीय आश्रय वाटत नाही. आणि जर ते राजकीय आश्रय असेल तर तो नेमका काय आहे. आइए देखते हैं अगली खबर। भारत को आईएलओ की सामाजिक सुरक्षा रैंकिंग में दूसरा स्थान मिलने पर अर्थशास्त्री योगेंद्र कपूर का बयान। सरकार की बड़ी उपलब्धि, कवरेज में ऐतिहासिक वृद्धि। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा सामाजिक सुरक्षा में भारत को दूसरा स्थान दिए जाने पर अर्थशास्त्री योगेंद्र कपूर ने इसे एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि ये एक बड़ी उपलब्धि है। अगर हम 2014 से तुलना करें, जब नरेंद्र मोदी की सरकार सत्ता में आई थी, तब लगभग 25 करोड़ भारतीय सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत आते थे। लेकिन आज आईएलओ ने भी पुष्टि कर दी है कि देश की 64% आबादी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आ चुकी है। देखिए, मैं इसको कहूँगा कि एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। अगर इसको हम कंपेयर करें कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट 2014 से इस कंट्री के अंदर रूल कर रही है, अगर हम उस टाइम का देखें कि सोशल सिक्योरिटी के अंदर कितने लोग कवर्ड थे इंडिया के अंदर, तो वो उस टाइम जो परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन आया है और नंबर्स में अगर हम उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो 25 करोड़ इंडियंस जो हैं वो कवर्ड थे। जितनी भी उस टाइम सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स चल रही थी, उसको अगर हम आज कंपेयर करें तो हम ये देखेंगे कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन तक ने जो है कंफर्म करा है कि 64% पॉपुलेशन जो है इंडिया की, जो जाके अगर हम उसको कन्वर्ट करें तो 95 करोड़ पीपल आज जो है वो जितनी भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स हैं उसके अंदर जो है कवर्ड हैं। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है इस गवर्नमेंट की। देखिए, हमें ये समझना है कि हम एक ऐसी इकोनॉमी है जो इनफॉर्मल से फॉर्मल के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं, और इसमें बहुत ज़रूरी है कि लोगों को जब तक आप एक इस तरीके के बेनिफिट्स नहीं देंगे कि वो अपने आप को सिक्योर्ड फील करें। और देखिए, सिक्योरिटी का मतलब ये भी है कि जब आप उनको हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड स्कीम्स देते हैं, जैसे कि आयुष्मान भारत है। आज अगर हम आयुष्मान भारत स्कीम की ही बात करें तो इसमें आप अंदाज़ा लगाइए कि 95 करोड़ लोगों में से 50 करोड़ के करीब जो लोग हैं वो अकेले आयुष्मान भारत की स्कीम के अंदर कवर्ड हैं। तो इससे ये बेनिफिट मिलता है कि एक आदमी जो भी जिसकी आय है, अगर वो अपनी आय का परसेंटेज जो पहले स्कीम से वो पैसा उसको बाहर स्पेंड करना पड़ता था, जिससे उसकी बचत जो है वो कम होती थी, आज इस स्कीम्स के आने से उसकी ये एक स्ट्रेट अवे बचत है। और वो बचत जो है वो हम ये समझते हैं कि इकोनॉमी को ही हेल्प करती है, क्योंकि वो पैसा जो है, जो उनकी सेविंग्स हैं, वो वापस इकोनॉमी में ही मूव करता है। तो इस तरीके से अगर हम समझें तो ये अपने आप में एक मेजर अचीवमेंट है। देखिए, ये एक नॉन एस्पेक्ट है और पॉइंट कि इंडिया की जो माना जाता था कि 100 करोड़ से अबव की आबादी जो है, जो बिलो पॉवर्टी लाइन थी, उससे अगर हम आज कंपेयर करें तो इन स्कीम्स की वजह से इंडिया जो है, मैं ये कहता हूँ कि आज की डेट में हम जिस पेस से हमने बिलो पॉवर्टी लाइन से अबव पॉवर्टी लाइन जो लोगों को ले आए हैं, वो परसेंटेज जो है वो कम से कम मैं कहता हूँ कि पिछले 10 साल के अंदर ही 35 करोड़ से अबव लोग जो हैं वो अबव पॉवर्टी लाइन आए हैं। और वो उस नेट रिज़ल्ट है इन्हीं स्कीम्स का, जो हम ये देखते हैं कि ग्राउंड के ऊपर वर्क कर रही हैं और लोगों को डाउन द स्पेक्ट्रम जो है कि जिसमें एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र जो इस गवर्नमेंट की एक मेजर उपलब्धि है, जो हेल्प करती है कि जो भी गवर्नमेंट ने जो ग्रांट दी है कि वो जो एक्चुअल बेनिफिशियरी है उस तक पहुँचे। तो उसमें जो है उस वजह से हम ये देखते हैं उसका नेट रिज़ल्ट ये है कि लोगों को एक रियलिस्टिक वे में जो है फ़ायदा मिल भी रहा है, और इस वजह से वो जो है उनकी अपनी जो एक सेविंग का साधन जो है वो इम्प्रूव कर रहे हैं। और अब अगली खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे बैराबी सेरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन। मिजोरम की राजधानी आइजोल जुड़ेगी भारतीय रेल नेटवर्क से।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 51 किलोमीटर लंबी बैराबी सेरांग रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे, जो मिजोरम की राजधानी आइजोल को भारतीय रेल नेटवर्क से जोड़ेगी। ये परियोजना पूर्वोत्तर भारत से संपर्क व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। 5021 करोड़ की लागत से बनी इस रेलवे लाइन में कुल 48 सुरंगें और 4 नए रेलवे स्टेशन। आइए देखते हैं अगली खबर। रथ यात्रा के चौथे दिन भगवान जगन्नाथ के दर्शन को उमड़े श्रद्धालु। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के चौथे दिन श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। देश विदेश से आए हजारों भक्त इस पावन अवसर पर भगवान के रथ के दर्शन करने और उसमें भाग लेने के लिए एकत्रित हुए। श्रद्धालुओं ने भक्ति भाव से जयकारे लगाए और रथ को खींचते हुए स्वयं को धन्य महसूस किया। इस दौरान पूरा वातावरण हरिनाम और भक्ति रस से सराबोर हो गया। भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ के रथों की भव्य शोभा यात्रा ने सभी का मन मोह लिया था। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। सिग्नेचर ब्रिज का नाम साहिब सिंह वर्मा के नाम पर रखने का प्रस्ताव, भाजपा सांसद मनोज तिवारी का बयान। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि दिल्ली और एनसीआर में जिन्हें साहिब सिंह वर्मा जी जानते थे, उनके दिलों में आज भी वे बसे हुए हैं। उन्होंने बड़े पद पर रहते हुए भी जनता से जुड़ाव बनाए रखा है। उन्होंने कहा कि दिल्ली का ऐतिहासिक और खूबसूरत सिग्नेचर ब्रिज भी साहिब सिंह वर्मा का ही योगदान है। हमने सिग्नेचर ब्रिज का नाम साहिब सिंह वर्मा जी के नाम पर रखने का प्रस्ताव रखा है। कि साहिब सिंह वर्मा जी दिल्ली के और दिल्ली एनसीआर सहित जो लोग उनको जान गया, उनके दिलों में आज भी हैं। एक अद्भुत शख्सियत, एक ऐसा नेता जिनके बारे में आज जब हम दिल्ली का सांसद होते हुए दिल्ली के किसी कोने में जाएं और खासतौर पे शादी विवाह में, तो लोग हमको साहिब सिंह वर्मा जी के बारे में बताते थे कि किस तरह से इतना प्रमुख पद पे रहते हुए लोगों से जुड़े रहते थे, लोगों के शादी विवाह से लेके। और मेरे लिए तो उनकी स्मृति इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उन्हीं का दिया हुआ एक यमुना जी का न सिर्फ दिल्ली का बल्कि पूरे देश का एक यूनिक और सुंदर ब्रिज जो तैयार हुआ है, सिग्नेचर ब्रिज नाम है उसका, वो उन्हीं का दिया हुआ है। 97 में जब वो मुख्यमंत्री थे और एक दुर्घटना हो गई थी, अब हम उस ब्रिज को उनके नाम से करने के लिए कागज आगे बढ़ाए हैं। और मुझे लगता है कि दूसरों की सरकार रहते तो उनके कार्य को आगे ही नहीं बढ़ाया। आपको जान के आश्चर्य होगा कि जिस ब्रिज को 29 बच्चों के शहीद होने के बाद उस ब्रिज को जो फंड दिया, उसको 11 साल तक रोका रहा उन सरकारों ने जो उनके बाद आए। आपको 98 के बाद जो सरकार थी आपको याद ही है। उसके बाद 49 दिन की सरकार बनी, उसने भी उसका कोई काम नहीं किया। 2014 में जब हम सांसद बने, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने, तब हमने उस ब्रिज को राष्ट्रपति शासन में बनाने का काम किया। अब उसका नाम हम उनके नाम से हो जाए, इसके प्रयास में लगे हुए हैं और हमें पूरा विश्वास है कि सरकार में हम ये कर लेंगे। उनको हम श्रद्धांजलि दें। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल में कोलकाता के कई हिस्सों में हल्की बारिश। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता के कई इलाकों में हल्की बारिश देखने को मिली, जिसमें मौसम सुहावना हो गया। अचानक बदले मौसम ने लोगों को गर्मी से कुछ राहत दी। बारिश के कारण कुछ जगहों पर यातायात की रफ्तार धीमी पड़ी, लेकिन लोगों ने बारिश का आनंद लेते हुए राहत की सांस ली। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में भी कोलकाता और आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना बनी हुई है। और अब अगली खबर। कोलकाता दुष्कर्म मामले में बीजेपी की 4 सदस्यीय जांच समिति रवाना हो चुकी है। कोलकाता में हुए कथित दुष्कर्म मामले की जांच के लिए बीजेपी की 4 सदस्यीय समिति कोलकाता के लिए रवाना हो गई। समिति के सदस्य और पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा खतरे में है। सतपाल सिंह ने कहा कि पिछले वर्ष भी आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ऐसा ही एक हादसा हुआ था। अब कानून कॉलेज में एक और घटना सामने आई है। मुख्य आरोपी टीएमसी का सदस्य बताया जा रहा है। राज्य सरकार के सदस्यों के बयान उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सवाल है जिनकी देखिए, सवाल तो एकदम बहुत ही स्पष्ट है। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल के अंदर महिलाएं असुरक्षित होती जा रही हैं, पिछले वर्ष भी आपको मालूम है कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज के अंदर जिस प्रकार से इस प्रकार का दुष्कर्म हुआ था,
उससे पूरे प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से वहाँ की जो सरकार है, टीएमसी की जो सरकार, उसके खिलाफ कितने आंदोलन हुए, कितना पब्लिक को सफ़र करना पड़ा। अभी लॉ कॉलेज के अंदर ऐसा हुआ है और टीएमसी के उनके जो लोग हैं, जो मेन जो उसका आरोपी बताया जाता है, और टीएमसी का सदस्य रहा, अभी भी हैं। दूसरे लोगों के बारे में मैं नहीं एग्जैक्टली कह सकता नहीं है। तो किस प्रकार का, जिस प्रकार की बयानबाजी वहाँ के टीएमसी के नेताओं के द्वारा की जा रही है, बेटी जो है कलकत्ता की बेटी हो या वेस्ट बंगाल के उत्सव की बेटी है, इसके ऊपर राजनीति करना ठीक नहीं है। ये उनके माइंडसेट को दर्शाता है। तो वहाँ कॉलेज के अंदर किस प्रकार का सिक्योरिटी का इंतजाम था, किस प्रकार से बाहर के लोग एक्सेस कंट्रोल नहीं था, गार्ड के रूप में ले जाकर के इस प्रकार का दुष्कर्म किया जाता है, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है। तो वहीं हम लोगों से बात करेंगे, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, पुलिस ने क्या किया है, कॉलेज में क्या सुरक्षा व्यवस्था थी, और जो पीड़िता है उसके परिजनों से मिलने की हम कोशिश करेंगे। मैं विश्वास करता हूं कि वहाँ की जो माननीय मुख्यमंत्री है ममता देवी जी, हमारी जो टीम है उसको सभी जगह जाने के लिए अलाउ करेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आपने आर्टिकल की घटना का जिक्र किया, क्योंकि पुलिस को हेट कर चुके हैं राज्य में इस तरह की जो लगातार क्रमबद्ध घटनाएं देखने को मिल रही है, क्या कारण मानते हैं, क्यों ऐसी घटनाएं आ रही है, क्या फेल्योर की है या अपराधियों का? देख, तो ये गिरती हुई कानून व्यवस्था है। नंबर 2, हमारे यहाँ जो हमारी जो शिक्षा की बात है, हमारे संस्कारों की भी कमी है। तीसरी बात, हमारा जो जीरो टॉलरेंस होना चाहिए कि महिलाओं के प्रति कोई भी अत्याचार होगा, कोई भी अपराध होगा, वो जीरो टॉलरेंस होगा। इस समाज के अंदर पर्कुलेट होना चाहिए। हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमारे जो शिक्षा संस्थान हैं, वहाँ पर जो सिक्योरिटी का जो सिस्टम है उसको हमको बहुत टाइट करने की हमको जरूरत है। एक अंतिम सवाल सर, अभी बीजेपी लगातार इस पर जो सवाल खड़े कर रही है, वहाँ के नेता टीएमसी की कुणाल घोष, उनका बयान है, उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने राज्यों में जो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो रहे हैं उस पर आंख मूंद देती है, लेकिन ऐसे सवाल खड़े करते उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षित राज्य है। देखिए, ये तो उनके सामने ही है। इतने जो है वहाँ पर इस प्रकार के महिलाओं के खिलाफ इतने केस होते जा रहे हैं। कहीं भी महिलाओं के खिलाफ कोई भी अत्याचार हो, हमारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, या मैं कह सकता हूँ इस देश का कोई भी जागरूक नागरिक इस बात को जो है स्वीकार नहीं। आइए देखते हैं अगली खबर। जम्मू साइट एसडीएम मनु हंसा ने दी जानकारी। अमरनाथ यात्रियों के लिए टोकन वितरण शुरू, रजिस्ट्रेशन कल से 3 केंद्रों पर। जम्मू साउथ के एसडीएम मनु हंसा ने बताया कि अमरनाथ यात्रियों के लिए टोकन वितरण सरस्वती धाम में शुरू हो चुका है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन कल से 3 केंद्रों वैष्णवी धाम, पंचायत भवन और महाजन सभा में शुरू होगा। मनु हंसा ने यह भी स्पष्ट किया है कि यही एकमात्र केंद्र है जहां से श्रद्धालु अपना टोकन प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सुबह 7 बजे से खुल जाता है। यात्रियों से अपील की गई है कि वे निर्धारित केंद्र पर जाकर समय से टोकन और रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि अमरनाथ यात्रा सुगम और व्यवस्थित रूप से संपन्न हो सके। सर, जिस तरह अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और टोकन काउंटर भी यहाँ पर ओपन हुआ है, क्या डिटेल्स है सर इसके ऊपर, क्या कहना है? सरस्वती धाम जहाँ पे टोकन सेंटर को बनाया गया है, आज 30 तारीख से टोकन बांटना हमने शुरू कर दिए हैं और इसका पंजीकरण कल सुबह से शुरू हो जाएगा। पंजीकरण के लिए हमारे 3 सेंटर्स हैं, एक वैष्णवी धाम है, एक पंचायत भवन है, एक महाजन सभा है। तो हमारे पास यहाँ पे बाल्टल और पहलगाम दोनों के टोकन्स दिए जा रहे हैं। 6 काउंटर्स हमने पहलगाम के लिए बनाए हैं और 6 काउंटर्स हमने बाल्टल के लिए बनाए हैं। लोगों से अपील की जाती है कि वो किसी के धोखाधड़ी में ना आए। सिर्फ यही एकमात्र टोकन सेंटर है जम्मू में जहां से टोकन्स दिए जा रहे हैं, वो किसी की बातों में ना आए, यहीं से आके अपना टोकन जो है वो प्राप्त करें। पर डे कितने टोकन इशू किए जाएंगे, क्या कैपेसिटी? ये डिपेंड करता है कि हमारे पास यात्री कितने आते हैं। अभी तक जो हमारे पास कोटा है वो 2000 का है और लगभग इतने ही लोग मुझे बाहर जो है वो दिख रहे हैं। तो सर टाइमिंग्स क्या है इसकी, क्या है? सुबह 7 बजे टोकन सेंटर खुल जाता है और जब तक हमारे पास जितना कोटा आया होता है वो पूरा नहीं होता तब तक हम टोकन सेंटर ओपन रखेंगे। सर, पिलग्रिम्स के लिए क्या स्पेशल अरेंजमेंट्स किए गए हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बारिश भी है और बिल्कुल। एक तो आप यहीं पे देख रहे हो कि हमने सरस्वती धाम के अंदर 2 बड़े बड़े वेटिंग एरियाज बनाए हैं। ये वाटरप्रूफ वेटिंग एरियाज हैं। उसके बाद जितनी भी हमारी आसपास की डॉर्मेट्री सराय हैं उनकी इन्फॉर्मेशन हमने पब्लिक को दी है ताकि वो वहां पे जाके ठहर सकते हैं। वो काफी सारी उसमें से फ्री ऑफ कॉस्ट ही हैं, वो वहां पे जाके ठहर सकते हैं और अगले दिन सुबह आके अपना टोकन जो है वो ले सकते हैं। और एक अपील जरूर करूंगा यात्रियों से, 13 साल से कम उम्र वाले और 70 साल से
ज्यादा उम्र वाले वो कृपया ना आए, बिकॉज वो उनको यात्रा जो के लिए जो एक एज का बार सिलेक्ट किया गया है वो मिनिमम 13 है और मैक्सिमम 70 है। टोकन लेने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज कैरी करनी है? इनको एक सिर्फ आधार कार्ड लाना है, अपना आधार कार्ड के बेसिस पे ये अपना टोकन ले सकते हैं। थैंक यू। और अब अगली खबर। पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर बेटे और दिल्ली मंत्री परवेश वर्मा ने दी श्रद्धांजलि। पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर आयोजित प्रार्थना सभा में उनके पुत्र और दिल्ली मंत्री परवेश वर्मा ने अपने पिता को याद करते हुए भावुक शब्द बोले। उन्होंने कहा कि मैं सभी का आभारी हूँ जो यहाँ एकत्रित हुए हैं। वे 18 साल पहले एक हादसे में चल बसे थे। उस समय परिवार और मेरा हाल खराब था, लेकिन वहीं से हम आगे बढ़े और ये सब आपके सहयोग से संभव हो पाया। परवेश वर्मा ने आगे बताया कि जब हादसा हुआ था उस वाहन में और भी 3 लोग थे। उनमें से एक आखिरी पल में लोगों से साहिब सिंह वर्मा को बचाने की गुहार लगा रहा था। यही उनका भावनात्मक जुड़ाव था। मैं सबसे पहले तो मेरे परिवार की तरफ से, माता जी की तरफ से, मेरे चाचा जी की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि आज से 18 साल पहले उनका जब एक्सीडेंट हुआ था तो उस समय मेरे परिवार की जो स्थिति थी और मेरी जो स्थिति थी, तो वहां से निकलकर उभर के आना, इसके पीछे अगर कोई ताकत है और कोई अगर शक्ति है, आशीर्वाद है, तो वो आप सभी का है। मैं हमारे बीच में रसराज महाराज जी का भी धन्यवाद करता हूं कि आज उन्होंने भजन के माध्यम से हम सबको ईश्वर के साथ में जोड़ा और आज हम हमारे नेताजी के साथ में 3 और व्यक्तियों को याद कर रहे हैं। वो तीनों व्यक्ति ही जो उनके साथ में उस दिन गाड़ी में थे, एक उनका चालक था बबलू और एक उनके पीएसओ थे जगबीर और एक यहाँ पर साथ के गांव में सुरेश नाम के व्यक्ति थे। हमें जब ये सूचना मिली और उसके बाद में जब मैंने पता किया कि क्या हुआ था, तो मुझे आसपास के ग्रामीण लोगों ने और बाद में जो सूचना मिली उसमें बताया कि वो दुर्घटना में केवल जगबीर जी की सांसें चल रही थी और वो जगबीर जी अपनी आखिरी सांस में यही कह रहे थे कि मेरे साथ को बचा लो। बाद में उन्होंने भी उनका भी देहांत हुआ कुछ क्षण के बाद, मगर आखिरी सांसों में जो आसपास के ग्रामीण लोग आए थे, उनको यही कह रहे थे मेरे सांप को बचा लो। ये जो उनका लगाव था कि एक आदमी खुद मर रहा है और वो अपने सांप की चिंता कर रहा है, ये जो उनका आत्मीय प्रेम था, चाहे ड्राइवर हो, चाहे पीएसओ हो, चाहे कोई स्टाफ हो, तो वो सबके साथ में ऐसा प्यार करते थे जैसे अपने बेटे के साथ में करते थे। और ये आत्मीय इसलिए नहीं था क्योंकि वो उनकी नौकरी करते थे, ये था क्योंकि बहुत सारी शादियां करने के बाद में जब वो घर आते थे पिताजी, और फिर वो पता करते थे कि स्टाफ ने खाना खाया नहीं खाया, तो पता लगता था किसी ने खाना नहीं खाया, तो वो रात को किचन में जाकर 2 बजे सबके लिए खाना बनाते थे। खाना बनाना आता नहीं था, मगर आलू प्याज जो भी मिलता था कुकर में डाल के रोटी बनाते और सबको खिलाते थे। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में फर्जी शादी के जाल में जबलपुर के युवक की हत्या, 3 गिरफ्तार। कुशीनगर के हटा इलाके में 6 जून को एक अज्ञात शव मिलने के बाद जांच में पता चला कि मृतक जबलपुर का रहने वाला इंदर कुमार तिवारी है। कुशीनगर के एसपी संतोष कुमार मिश्रा ने बताया कि इंदर कुमार तिवारी 3 जून को खुशी तिवारी से शादी के लिए गोरखपुर गया था। एसपी ने बताया कि इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। महिला की पहचान गोरखपुर की साहिबा बानो के रूप में हुई है। साहिबा और उनके साथी कौशल ने सोशल मीडिया पर इंदर तिवारी का एक वीडियो देखा और फर्जी शादी का प्लान बनाकर उसकी संपत्ति लूटने की साजिश रची।
जनपद कुशीनगर में हाटा क्षेत्र में 6 जून को एक अज्ञात शव मिला था जिस पे चोट के निशान थे और इसमें हत्या की घटना जो है उसके संबंध में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था। इस व्यक्ति के पहचान के लिए लगातार टीमें लगी हुई थी। अब इस जो व्यक्ति है उनकी पहचान करा ली गई है। इनकी पहचान इंदर कुमार तिवारी जबलपुर मध्य प्रदेश के रहने वाले के रूप में हुई है। मध्य प्रदेश पुलिस से संपर्क करके ये जानकारी प्राप्त हुई कि इंदर तिवारी 3 जून को मध्य प्रदेश जबलपुर से निकले थे गोरखपुर के लिए और किसी खुशी तिवारी नाम की महिला जो कि गोरखपुर के रहने वाली है उससे शादी करने के लिए निकले थे। इसमें हमारी टीम ने कार्रवाई करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें खुशी तिवारी नामक महिला से पूछताछ की गई तो ये मालूम चला कि खुशी तिवारी की असली आइडेंटिटी साहिबा बानो जो कि गोरखपुर की रहने वाली है उसके रूप में हुई है। अभियुक्तों ने पूछताछ में ये बताया कि साहिबा बानो और उसका एक साथी है कौशल, ये दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से मिले थे और एक साथ में रहते थे प्रेम विवाह करके गोरखपुर में। सोशल मीडिया पर उन्होंने एक रील देखी, वीडियो देखा जिसमें कि इंदर तिवारी अपने शादी के बारे में बात कर रहे हैं और उनके काफ़ी जब संपत्ति होने के बारे में भी इनको जानकारी हुई। तभी इन्होंने प्लानिंग कर ली थी इस व्यक्ति से नकली शादी करना और इसकी संपत्ति हड़पने के संदर्भ में। इसी प्लानिंग के तहत में कौशल जो है ये जबलपुर मध्य प्रदेश गया, इंदर तिवारी से मिला और उसने ये बताया कि उसकी एक बहन है खुशी तिवारी जिससे कि वो उसकी शादी करा देगा। और उसके बाद खुशी तिवारी यानी कि साहिबा बानो की इंदर तिवारी से फ़ोन पर बात होने लगी। कुछ दिन फ़ोन पे बात होने के बाद में इन्होंने इंदर तिवारी को गोरखपुर बुलाया। इंदर जो है 3 जून को वहाँ से चले और यहाँ पहुँचे गोरखपुर। उसके बाद इन लोगों ने अपने घर पर ही जो कि किराए का मकान था गोरखपुर में वहाँ पे रखा और 5 तारीख को कसिया कुशीनगर में अपने एक अन्य साथी सहमुद्दीन के साथ में उसको कसिया एक होटल है आइडियल होटल वहाँ पर लेके आए और होटल में 5 तारीख को रहे और 6 जून को सिंदूर दान कराया और उसका वीडियो बनाया और एक नकली शादी का पूरा प्रपंच रचा। और 6 जून को ही ये नकली शादी के उपरांत इन तीनों ने प्लानिंग के तहत जो नशे की गोली है वो इंदर तिवारी को खिला दी और जब इंदर तिवारी अचेत हो गए तो ले जाकर हाटा सुकरौली क्षेत्र में चाकुओं से उस पर वार किया गर्दन पे और हत्या कारित कर दी। इसी दौरान इन्होंने एक जो है हलफनामा भी बनाया इंदर कुमार तिवारी की तरफ से साइन किया हुआ जिसमें कि ये लिखा गया कि मेरे मरने के बाद में जो भी मेरी संपत्ति है वो खुशी तिवारी की एवं साला संदीप की हो जाएगी। इस केस में ये दोनों अभियुक्तों की इस तरीके का हलफनामा बनाकर एक साइन भी करा लिया। कुल इनकी प्लानिंग ये थी कि इंदर तिवारी से नकली शादी करना, उनकी ज्वेलरी पैसे हड़पना और इनको मार के एक झूठा हलफनामा बनाकर इनकी मध्य प्रदेश में जो भी जमीन या संपत्ति है उसको हड़प लेना। लेकिन पुलिस ने टाइम रहते हुए इस पर कार्रवाई किया, इन सभी तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया है और ये सभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। और इसमें जो है इनके पास से जो मृतक है उसका मोबाइल फोन बरामद किया गया, आधार कार्ड, एटीएम और जो ज्वेलरी थी वो भी बरामद करा ली गई है। इस घटना में सराहनीय कार्य करने वाली हमारी थाना हाटा स्वाट सर्विलांस टीम को 25,000 रुपए इनाम से पुरस्कृत भी किया जा रहा है। और अब अगली खबर, राजस्थान के डीजीपी रवि प्रकाश मेहराड़ा को समारोह पूर्वक विदाई। आज वो सेवानिवृत्त हो गए। राजस्थान के पुलिस महानिदेशक रवि प्रकाश मेहराड़ा को उनके सेवानिवृत्ति के अवसर पर एक भव्य समारोह के तहत विदाई दी गई। इस आयोजन में पुलिस अधिकारी, जवान और अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। रवि प्रकाश मेहराड़ा ने अपनी सेवा के दौरान राज्य पुलिस विभाग को मजबूती प्रदान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज वे अपने दायित्वों से मुक्त होकर सेवानिवृत्त हो रहे हैं। उसके पश्चात आपने अजमेर विश्वविद्यालय से पीएचडी एवं आईएम पीएम से एमफिल की डिग्री प्राप्त की। पिछले 35 वर्षों से विभिन्न पदों पे आप हमारा नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। मुख्य अतिथि महोदय परेड के निरीक्षण पर 1 नंबर प्लाटून आरपीएस प्रोबेशनर की जिसका नेतृत्व कर रहे हैं मदन। दूसरा दस्ता आरपीएस प्रोबेशनर का कमान संभाल रही हैं आरपीएस प्रोबेशनर प्रियंका। तीसरी टोली हरी रानी महिला बटालियन की डॉक्टर नेहा की अगुवाई में।
चौथा ट्रुप महिला आरक्षक प्रशिक्षु बैच संख्या 98 का, जिसकी कमान संभाल रहे हैं मनीष। बीच में राजस्थान पुलिस की शान सेंट्रल बैंड। 5वीं प्लाटून महिला आरक्षक प्रशिक्षु 98 बैच की विनोद नयन के नेतृत्व में। 6वीं टोली महिला आरक्षक प्रशिक्षु 99 बैच की प्रदीप की अगुवाई में। 7वीं प्लाटून 5वीं बटालियन आरएसी की राम कुमार की अगुवाई में। 8वां और अंतिम दस्ता 4th आरएसी जयपुर का आरपीएफ प्रोबेशनर दीपेंद्र इसकी कमान संभाल रहे हैं। उन्नीस 1990 में राजस्थान कैडर आवंटित होने के पश्चात श्रीमान ने एएसपी कोटा के रूप में अपनी सेवाएं प्रारंभ की। तत्पश्चात एसपी राजसमंद, जैसलमेर, जयपुर हेडक्वार्टर, श्री गंगानगर, पाली, जोधपुर ग्रामीण, उदयपुर डिप्टी डायरेक्टर आरपीए और पुनः जोधपुर में एसपी के रूप में कार्य किया। तत्पश्चात डीआईजी के रूप में प्रमोट होने के पश्चात श्रीमान सीआरपीएफ में दिल्ली में पदस्थापित रहे और आईजी जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ में पदस्थापित रहे। दो 2014 में अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस के रूप में एसडीआरएफ, दूरसंचार व तकनीकी, एडीजी मानवाधिकार आयोग, एडीजी आर्म्ड बटालियंस और एडीजी सीआईडी व क्राइम के रूप में आप पदस्थापित रहे। वर्तमान में आप अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एसीबी व पुलिस महानिदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं। और अब अगली खबर। पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि पर स्वाभिमान स्थल पर हुई प्रार्थना सभा में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव और मंत्री कपिल मिश्रा ने लिया भाग। पूर्व दिल्ली मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा की पुण्यतिथि के अवसर पर स्वाभिमान स्थल पर आयोजित प्रार्थना सभा में दिल्ली भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेव और दिल्ली मंत्री कपिल मिश्रा सहित कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम में साहिब सिंह वर्मा की याद में उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी सेवाओं को याद किया गया। दोनों नेताओं ने अपने भाषणों में साहिब सिंह वर्मा के योगदान और उनके जनप्रिय नेतृत्व की प्रशंसा की है। इनकी सेवा से मिले धन, ज्ञान, बल, लंबी उम्र, स्वर्ग से बढ़कर है जग में आसरा माँ बाप का। पीछे रहना भाई। तुलना में कोई वस्तु भी ला सकते नहीं, हम कभी माता पिता का ऋण चुका सकते नहीं। आशीर्वाद के पश्चात सम्माननीय रसराज जी महाराज की पवित्र वाणी के द्वारा भजन आपको श्रवण करने के लिए मिलेंगे। पहले थोड़ा भैया हटना आगे से, थोड़ा सा।
और अब फिलहाल के लिए बस इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे मेरी सहयोगी श्रद्धा के साथ और देखते रहिए MNS न्यूज टीवी। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।